हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और मैंने अपने नोट्स को इस तरीके से तैयार किया है ताकि आप लोग को इसको समझने में या इन चीज़ों को आपको याद रखने में कोई समस्या ना हो, इसलिए मैंने छोटे छोटे भाग में उसे बांट कर अपने नोट्स को तैयार करने की कोशिश की है ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके और इसे लंबे समय तक आप याद कर सकें। अब आइए हम आगे देखते हैं और अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, यानी कि संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान हमारा होता है जन गण मन, और इसे 52 सेकेंड के लिए गाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय गान गाने का जो समय होता है वो 52 सेकेंड का होता है। और राष्ट्रीय ध्वज जो होते हैं वो 3 रंगों से निर्मित होते हैं। और संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृति मिली थी 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज जो होती है इसके लंबाई का जो अनुपात होता है वो 2:3 होता है। और राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से बने होते हैं, वे हैं केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग पवित्रता और सच्चाई का प्रतीक होता है। और हरा रंग विश्वास का प्रतीक होता है। इसमें हल्के नीले रंग का एक चक्र बना होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं। और उस जो चक्र है वो चक्र कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंड्स वो जो चक्र है वो सारनाथ में स्थित अशोक के धर्म चक्र से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन से इससे संबंधित जितने भी बातें इम्पॉर्टेंट हो सकती थी उसे अपने नोट्स में इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब आइए हम आगे देखते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, यानी कि पुष्कर का जो मेला होता है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर का जो मेला होता है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है, और अजमेर राजस्थान में है। और यह अक्टूबर नवंबर महीने में मनाया जाता है, और जो कि कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। और इस मेले में पुष्कर झील में स्नान करना विशेष यानी कि महत्व होता है उस समय में। और इसमें फ्रेंड्स पशु मेला का आयोजन किया जाता है, यानी कि पुष्कर मेला जो होता है इसमें पशु मेला का आयोजन किया जाता है। और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि पशु संबंधित इसमें विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक होता है, यानी कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनमें कौन सा किरण जो होता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। तो वो UVC किरण जो होता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि इससे त्वचा कैंसर होने की सबसे अधिक संभावना होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी कि जैवमंडल का कौन अजैविक घटक नहीं है। तो जैवमंडल का अजैविक घटक कवक नहीं होता है, ठीक है। और कवक अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, तो कवक अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। और इस जो प्रजनन इसमें होती है वो विषाणु द्वारा होती है। और कवक के अध्ययन को हम लोग कवक विज्ञान कहते हैं। और फ्रेंड्स इसमें अजैविक घटक के बारे में दिया गया है कि अजैविक घटक क्या होता है। तो अजैविक घटक वे होते हैं जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, यानी कि जो भी निर्जीव पदार्थ होते हैं वे अजैविक घटक होते हैं, जो कि प्रकाश, तापमान और आर्द्रता ये अजैविक घटक के कुछ उदाहरण हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। गिर सेर परियोजना अवस्थित है, यानी कि गिर सेर परियोजना जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो गिर सेर परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है। और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और जो 1412 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। WWF से आशय है। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड।
और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। और इसका जो उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना। और इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था? तो इससे पहले इसका पुराना नाम था विश्व वन्यजीव कोष। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पृथ्वी के पर्यावरण के क्षरण को रोकने के लिए और ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए इसका यानी कि स्थापना हुआ है, जिसमें कि मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य को स्थापित कर सके। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, यानी कि कोटोपैक्सी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो एंडीज में पाई जाती है और ये एक ज्वालामुखी होती है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 5911 मीटर होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है? तो इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रयागराज है और यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। जब 1500 की शताब्दी में जब मुस्लिम राजा थे तो उन्होंने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। और फिर अक्टूबर 2018 में योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम वापस बदलकर प्रयागराज कर दिया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ यानी कि इस जगह की एक ख़ास विशेषता यह भी है कि यहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है। और तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो गंगा और यमुना का जो संगम होता है वो प्रयागराज में होता है और यहीं सरस्वती नदी जो होती है वो लुप्त रूप से मिलती है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि सरस्वती नदी जो होती है वो कहाँ लुप्त रूप से पाई जाती है? तो सरस्वती नदी लुप्त रूप से प्रयागराज में पाई जाती है और इन तीनों का जो संगम होता है उसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। अब आइए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? यानी कि तिब्बत में जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और भारत में इसकी लंबाई 918 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो होती है फ्रेंड्स वो 2880 किलोमीटर होती है, लेकिन भारत में इसकी जो लंबाई होती है वो 918 किलोमीटर होती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। घास भूमि क्षेत्र के पारित तंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे उच्च स्तर पर मांसाहारी पाए जाते हैं। आइए इसको हम आगे एक एक करके अच्छी तरीके से समझते हैं। खाद्य श्रृंखला को खाद्य जाल भी कहा जाता है और जीवों के बीच भोजन का जो संबंध होता है उसे हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बहुआयामी होता है। इसमें पहले स्तर को शाकाहारी कहा जाता है जो पौधों पर निर्भर रहती हैं। इसे उत्पादक या स्वपोषी भी कहा जाता है, जैसे कि खरगोश और गाय, ये शाकाहारी होते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं द्वितीय श्रेणी में जो होते हैं वो प्रथम श्रेणी पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मेढक और मछलियाँ। अब आइए हम आगे देखते हैं तृतीय श्रेणी में वे पाए जाते हैं जो द्वितीय श्रेणी पर निर्भर रहते हैं, यानी कि बाज और शेर, ये तृतीय श्रेणी में पाए जाते हैं और ये द्वितीय श्रेणी पर निर्भर रहते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उत्पादक से संबंधित या उपभोक्ता से या अपघटक से। तो उत्पादक को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी कि सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे, यानी कि जितने भी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वे सभी उत्पादक कहलाते हैं। और पौधों में क्लोरोफिल
पाया जाता है। और फ्रेंड्स, क्लोरोफिल किस भाग में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो पौधों के हरे भाग में पाए जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की सहायता से वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं उपभोक्ता, मतलब कि कंज्यूमर। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर निर्भर, यानी कि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं अपघटक। अपघटक यानी कि डीकम्पोजर, जो सूक्ष्म जीवों पर, यानी कि जो जीव मर जाते हैं उन पर जो निर्भर रहते हैं उनको हम लोग डीकम्पोजर कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया होती है वो मृत्यु के बाद ही शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने कुछ 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, और मेरे नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और ये इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।